स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। और उसमें भी विशेषकर आर्यों के बारे में जानेंगे कि आर्यों का भारतीय संस्कृति जो वैदिक संस्कृति थी उसके जनक कहा जाता है। तो आखिर ये आर्य थे कौन, कहाँ से आए थे और भारत में या आसपास इन लोगों ने कहाँ पर निवास स्थान बनाया, तो इन सब के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता मुख्यतः हम कह सकते हैं 1750 और 1500 ईस्वी पूर्व के बीच में हम मानते हैं, एक डार्क जोन के रूप में जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन होता है 1750 में, तो उसके बाद का जो काल है ये एक काल ऐसा है कि इसमें आर्यों का आगमन होता है। वो आर्य किस प्रकार आते हैं, किन रस्तों से आते हैं, तो वो ये काल होता है 1750 से 1500 ईस्वी पूर्व के बाद। उसके बाद 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 बीसी तक का काल तो मान सकते हैं हम वैदिक सभ्यता का है, जिसमें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये होगा कि आर्य से संबंधित जानकारी जो भी है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यहां पर हम देखते हैं कि सैंधव सभ्यता जो थी वो एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता थी, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वैदिक सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित मानी जाती है। वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में हम बांट सकते हैं। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी जाती तथा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास का ये दुर्भाग्य है कि आरंभ की दोनों सभ्यताओं के संबंध में अभी तक पुरातात्विक सामग्री का लगभग अभाव ही नजर आता है, जिससे इसके संबंध में अभी तक पूर्ण जानकारी हासिल नहीं की जा सकी है। इससे पहले देखते हैं कि सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और इस कालखंड में लोहे के प्रयोग का कोई भी अस्तित्व नहीं मिलता है, लेकिन इसी कालखंड में हित्तियों नामक एक जो जाति थी, उन्होंने लोहे का प्रयोग शुरू किया था और भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कर दी थी। भारत में लोहे के प्रयोग की शुरुआत के संदर्भ में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं और विश्व के जो प्राचीनतम ग्रंथ जिसको ऋग्वेद को माना जाता है उसमें अयस शब्द का एक प्रयोग हुआ है, परंतु लोहे के साथ इसका तालमेल स्थापित करना नहीं हो पाया। लेकिन अथर्ववेद में हमें पहली बार लौह अयस और कृष्ण अयस के रूप में लोहे का स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है। इस काल के लोग एक विशेष प्रकार के चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग भी करते थे। इन स्थलों से भाला, तीर, बसूली और चाकू, कटार आदि लोहे के बने अनेक लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विकों ने इस संस्कृति का समय 1000 ईसा पूर्व के लगभग निर्धारित किया है। इससे पूर्व भारत में सोनपुर, चिराग आदि की खुदाई में भी लोहे की बच्चियां, छैनी, कीले आदि मिली है, जिसे 800 ईसा पूर्व का निर्धारित किया हुआ माना जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे का प्रचलन शुरू हो जाता है। वो बहुत कम मात्रा में होता है और इसका मुख्यतः जो शुरुआत होती है लोहे की वो 600 बीसी के आसपास मान सकते हैं अतरंजी खेड़ा से। तो इस कालखंड में लोग चित्रित दूसर मृदभांड का उपयोग विशेष रूप से करते थे। लोहे और चित्रित दूसर मृदभांड के उपयोग की पृष्ठभूमि में ही वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। तो आर्यों के आने से पहले हमें आपके बारे में बताया कि लोहे के बारे में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में इसका बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं मिलता है। यहाँ पर इसके कुछ अनेक नामों में इसका अस्तित्व मिलता है। हम इसको पहले इसलिए बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसका अस्तित्व हमें
वैदिक सभ्यता में देखने को मिलता है। पूरी वैदिक सभ्यता जो विकसित हुई है उसके मूल में ही लोहे और चित्रित धूसर मृतभांड का प्रयोग मान सकते हैं। अब हम आते हैं कि आर्य कौन थे। वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के पहले यही प्रश्न उठता है सबके जहन में कि आखिर ये आर्य थे कौन। क्योंकि साधारणतः आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है। प्रारंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का भी यही अर्थ लगाया था, क्योंकि आर्यों को ही भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक भी माना जाता है। वस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी किसी भी जाति विशेष के साथ आर्यों को जोड़ना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। आर्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है और उसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न। ये कंपटीशन हमें बार बार क्वेश्चन आता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो लोग जाति को इंगित करते हैं उसमें, जबकि जाति नहीं है बल्कि इसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। यह भी अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है कि आर्य शब्द जातीयता को इंगित न कर एक भाषाई समूह को इंगित करते हैं, क्योंकि 2000 ईसा पूर्व के आसपास अनेक जन समुदाय ऐसे थे जो संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, स्लाव इत्यादि भाषाएं बोलते थे। ये सभी भाषाएं एक दूसरे से संबद्ध थी तथा इन्हें भारोपीय भाषा कहा जाता था। इन भाषाओं को बोलने वाले सभी व्यक्तियों को आर्य कहा जाता था। आरंभ में ये सभी व्यक्ति एक ही जगह रहते थे, परंतु बाद में एशिया और यूरोप के विभिन्न भागों में जाकर बस गए और उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं को विकसित किया। इन्हीं की एक शाखा भारत में आई जो संस्कृत भाषा बोलती थी। अतः ये स्पष्ट हो जाता है कि आर्य शब्द किसी जाति विशेष का सूचक नहीं बल्कि भाषाई वर्ग का सूचक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत से क्वेश्चंस आपको क्रिएट हो रहे होंगे। आर्य शब्द का अर्थ भारोपीय भाषा, कभी पूछा जाए उस समय किस भाषा का प्रचलन था वैदिक सभ्यता की शुरुआती दौर में, तो ये एक मिक्स भाषा थी, एक दूसरे से संबद्ध भाषा थी, जिसमें हम संस्कृत के वर्ड्स भी देख सकते हैं, लैटिन के भी देख सकते हैं, ग्रीक के भी देख सकते हैं, स्लाव जाति के भी देख सकते हैं। तो ये लोग जो भाषाएं बोलते थे उन्हीं का एक सम्मिश्रण था भारोपीय भाषा। और ये सारा 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में सारा मिक्सचर था। दूसरा यह बताया था कि आर्य शब्द जातीयता को इंगित नहीं करता है, यानी कि जाति विशेष को इंगित नहीं करता है, बल्कि एक भाषाई समूह को इंगित करता है आर्य शब्द। तो तीन चीजें आपको यहां याद रखनी है। इसका अर्थ उत्तम या श्रेष्ठ, ये जाति को इंगित नहीं कर भाषाई समूह को इंगित करती है। और तीसरा, उस समय सारी भाषाएं मिलकर एक भारोपीय भाषा, उस समय इसको कहा जाता था। और ये भी मानते हैं कि जो भारत में शाखा आई थी आर्यों की, वो संस्कृत भाषा बोलती थी। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ बन रहे हैं। उसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि आर्य कौन थे। अब चर्चा कर रहे हैं कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ था, आखिर ये आर्य कहाँ के लोग थे। ये भी अपने आप में एक समस्या है और इनका निश्चित स्थान बताना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत से विद्वानों ने भारत को ही आर्यों का आदि स्थान माना है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आर्य विदेशी थे, अर्थात बाहर से आकर वे भारत में बस गए थे। भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र के आधार पर आर्यों के मूल देश से संबंध अनेक मत प्रतिपादित यहाँ पर आपके सामने हम कर रहे हैं। पहला हम मानते हैं कि आर्यों का जो आदि स्थान था वो यूरोप था, और ऐसा मानते हैं फ्लोरेंस के एक विद्वान फिलिपो सेसेटी। उसने सर्वप्रथम संस्कृत और अन्य यूरोपियन भाषाओं में समानता के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि आर्य यूरोप के ही रहने वाले थे। इसके अतिरिक्त सर विलियम जोन्स, पी गाइल्स, नेहरिंग आदि ने भी विभिन्न तर्कों एवं साक्ष्यों के आधार पर यूरोप को ही आर्यों का मूल निवास स्थान सिद्ध करने का प्रयास किया।
सेसेटी और विलियम जोन्स ने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं में साम्यता के आधार पर यूरोप को ही आर्यों का देश माना है। उधर पी गाइल्स ने भाषा के स्थान पर वनस्पति शास्त्र और समान नस्ल के पशु पक्षियों की जानकारी के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है क्योंकि ऋग्वेद में वर्णित सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी भारत में नहीं होते थे। अतः आर्य ऐसे प्रदेश थे जहाँ ऋग्वेद में उल्लेखित सभी पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी उपलब्ध थे और जहाँ संस्कृति की सुविधा उपलब्ध थी। यह प्रदेश संभवतः हंगरी, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया या डैन्यूब नदी की घाटी थी जहाँ पशुपालन और कृषि की सुविधा थी। नस्ल एवं शारीरिक रचना के आधार पर पेंगा जर्मनी और स्कैंडिनेविया आर्यों का आदि निवास स्थान घोषित करते हैं। नहरिंग जो था वो वानस्पतिक समानता के आधार पर दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान यहाँ मानते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जो लोग थे वो अलग अलग जगह अलग अलग कारणों के आधार पर इनका मूल निवास स्थान यूरोप को केंद्रित करते हैं। अब ये सवाल उठता है कि यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार करने में कठिनाइयां भी है क्योंकि यहाँ एक रूपता निश्चित तौर पर ये प्रमाणित नहीं करता है कि ये आर्य यूरोप में ही रहते होंगे, क्योंकि लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने से भाषा संबंधी समानता विभिन्न जातियों में हो सकती है। यूरोपियन भाषा में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो वेदों की समकालीन हो और ये कहना ये भी है कि किसी वस्तु या पशु अथवा वनस्पति की मूल उत्पत्ति यूरोप में ही हुई हो। जिनके समान नाम पूर्वी एवं पश्चिमी आर्य भाषाओं में मिलते हों, इसको स्पष्ट तौर से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। जातिगत समानता के आधार पर भी किसी जाति का निवास स्थान निश्चित कर पाना बहुत कठिन है। तो ऐसी समानता न सिर्फ भारतीय बल्कि जर्मनी और रूस में भी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ आपस में विरोधाभास है इन चीजों को लेकर। खैर, तो कुल मिला के कुछ विद्वान लोगों ने यूरोप को आर्यों का आदि स्थान माना है। मध्य एशिया को मानने वाले विद्वानों की मान्यता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था और वो यहीं से भारत आए थे। इसमें प्रोफेसर मैक्स मूलर ने ऋग्वेद और जैन अवस्था में आश्चर्यजनक समानता के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि मध्य एशिया में ही आर्य बसे हुए थे और वहीं से वे यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में गए थे। मैक्स मूलर के पूर्व मेयर और रेहार्ड ने भी क्रम से पामीर का पठार और बैक्टीरिया को ही आर्यों का निवास स्थान माना है। मैक्स मूलर ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि प्रारंभ में भारतीय आर्य और ईरानी आर्य भारत और ईरान के किसी स्थान पर एक साथ रहते थे, परंतु बाद में अनेक भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर अलग अलग शाखाओं में यूरोप और एशिया के विभिन्न भागों में वो चले जाते हैं। मध्य एशिया में कृषि कार्य तथा पशुपालन के लिए उपयुक्त वातावरण था। तो इन विद्वानों की धारणा थी कि आर्य प्रारंभ में गणना के लिए हिम वर्ष का व्यवहार करते थे, परंतु आगे चलकर वर्ष की गणना शरद के आधार पर करने लगे और ये इससे प्रमाणित होता है कि आर्यों का जो बहिर्गमन है वो दक्षिण की तरफ हुआ जहाँ पे कम ठंड पड़ती थी। आर्य घोड़े और नाव से भी परिचित थे। उन्हें पीपल के पेड़ का भी ज्ञान था, लेकिन आम और बरगद से वो अपरिचित थे, जानकारी उनको नहीं थी। और ऐसी परिस्थिति है मध्य एशिया में देखने को मिलती थी। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। साहित्यिक साक्ष्य के अतिरिक्त पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि मध्य एशिया ही आर्यों का आदि देश रहा होगा। उदाहरण के लिए आर्यों की प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया से भी मिलते हैं। बोगस कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा कंपटीशनों में आता है। बोगस कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में, जिसमें अनेक वैदिक देवता, जो वैदिक देवताओं में प्रमुख देवता थे जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नासद थे, इन सब का उल्लेख बोगस कोई अभिलेख में किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय आर्य मध्य एशिया आर्यों से ही संबंध रहे होंगे। तो यहाँ पर विशेषकर मैक्स मूलर का नाम आता है। वो कहाँ मानता है आर्यों का आदि स्थान
मध्य एशिया को मानता है। उसके बाद देखते हैं कि आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक अपनी एक पुस्तक है उसकी बहुत फेमस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। उसमें ये प्रमाणित करने का प्रयास करता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव प्रदेश था, और उनका ये निष्कर्ष ऋग्वेद और अवेस्ता में वर्णित भौगोलिक साक्ष्यों पर आधारित है। तिलक के अनुसार क्षेत्र में भयंकर हिमपात होता था, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती थी, जिसका वर्णन अवेस्ता में भी किया गया है। इन्हीं परिस्थितियों से बाध्य होकर करीब 8 वर्ष पूर्व आर्यों का ये प्रदेश छोड़ना पड़ा था। अवेस्ता मुख्य ग्रंथ था मध्य एशिया का, जिस प्रकार हमारा ऋग्वेद होता है, तो उसकी समानता यहाँ पे दिखाई गई है। इसके बाद देखते हैं कि भारत ही आर्यों की जन्मभूमि। ऐसे बहुत से विद्वान हुए हैं जो भारत को ही आर्यों की जन्मभूमि मानते हैं और उस पर बल भी देते हैं। आर्य भारत में विदेश से नहीं आए थे, बल्कि वे मूलतः भारत के ही निवासी थे। और इस मत के प्रतिपादकों में हम मान सकते हैं अवनींद्रनाथ दास, गंगानाथ झा, DS त्रिवेदी, ऐसे नाम प्रसिद्ध है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश और पार्जिटर ने एशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस में प्रमाणित करने की कोशिश की कि आर्यों का मूल निवासी स्थान तिब्बत रहा होगा। भारतीय मत के पोषकों का विचार है कि आर्य भारत में बाहर से नहीं आए थे, बल्कि यहाँ से विश्व के अनेक भागों में जाकर उन्होंने अपनी सभ्यता फैलाई थी। किसी भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ में इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि आर्य बाहर से आए। आर्यों का कहीं दूसरी जगह निवास स्थान नहीं होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आर्य परिवार की भाषाओं में संस्कृत में अन्य भाषाओं की अपेक्षा शब्दों की संख्या अधिक है, लेकिन यूरोपियन भाषाओं में उन शब्दों की संख्या कम है। पुनः ऋग्वेद में जिस भौगोलिक अवस्था तथा प्राकृतिक वातावरण का चित्रण है वह सप्त सैंधव प्रदेश में वर्णन से मिलता है। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि प्रदेश, जो हम पूर्वी राजस्थान, गंगा यमुना दोआब, पश्चिमवर्ती प्रदेश, इनको मान सकते हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश। इनको आर्यों का निवास स्थान मानता है कौन? गंगानाथ झा। अन्य विद्वान जो है वो सप्त सिंधु प्रदेश, तिब्बत, मध्य देश इसमें हिमालय और विंध्याचल, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र को आर्यों का आदि स्थान मानते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारत को भी आर्यों का आदि निवास स्थान मानने वाले हैं, जिसमें अवनींद्रनाथ दास का प्रमुख स्थान है और गंगानाथ झा जो ब्रह्म ऋषि प्रदेश को मानता है। खैर, ये एक अलग अलग धारणा है, कोई यूरोप को मान रहा है, मध्य एशिया को मानता है, कुछ लोग भारत को मान रहे हैं। तो इन सब से ये स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान से संबंधित जितने भी विचार हम यहाँ रख रहे हैं वो आंशिक रूप से सही और आंशिक रूप से कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि आधुनिक विद्वान ये मानते हैं कि आर्यों का मूल निवासी स्थान पोलैंड से मध्य एशिया के क्षेत्र तक में फैला हुआ था और ये विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखते थे, परंतु इन सभी भाषाओं में कुछ समानताएं भी थी और इन समस्त भाषाओं को आर्य भाषा कहा जाता है। और उस आर्य भाषाओं में किसका सम्मिश्रण होता है? संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, स्वीडिश, स्लाव और रोमानिया इत्यादि का। बदलती राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों से बाध्य होकर इनकी विभिन्न शाखाएं यूरोप और एशिया के अनेक भागों में जाकर बस गई और उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों एवं साम्राज्यों को जन्म भी दिया था। तो इन्हीं आर्यों की एक शाखा ईरान होती हुए भारत आई और भारत आगमन में आर्यों का बहुत अधिक समय लगा कि विभिन्न समूहों में समय समय पर यहाँ आकर बसे और उन्होंने आर्यों की सभ्यता यहाँ पर स्थापित की। तो ये था एक आर्यों का आगमन कि वो लोग कहाँ से आए, किस प्रकार आए। उसमें मुख्यतः मध्य एशिया, यूरोप और मूल निवासी स्थान भारत को भी कुछ विद्वानों ने यहाँ माना है। तो ये एक आप लोगों के लिए आर्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आर्य संभवतः कहाँ से आए होंगे और उनका आदि निवास स्थान कहाँ पे रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक में हमने इतनी जानकारी दी है कि आर्य शब्द जो था उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ क्या बताया था? श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न।
और वो एक भाषाई समूह को इंगित करता है। भारोपीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हमने बताया है कि किस प्रकार उनका आदि स्थान था। आगे के टॉपिक्स में उसकी भौगोलिक जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू।